27 फरवरी को बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम किसका होगा? जल का होगा, हीरे का होगा, कांच का होगा या तारपीन के तेल का होगा? तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी होगी, तो हीरे का होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त क्या करना चाहिए? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, ये आपको पता होगा। चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं सदैव एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती कभी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वायरल क्वेश्चन है जो कि आपको 27 फरवरी को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कह रहे हैं यदि जो फाई है चुंबकीय फ्लक्स हो और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो तो सही संबंध क्या होता है? तो सूत्र जो होता है बी बराबर फाई अपॉन ए होता है। तो ये सूत्र सही हो जाएगा। ठीक, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बच्चों? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है? जो जिंक होता है वो अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देता है, Mg भी हटाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन है ना, प्रोपेन है तो सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। तो जहाँ n है ना वहाँ पर 3 रख दो, तो Cn 3 दूनी 6 और ये 2 8। ठीक है, प्रोपेन के लिए कार्बन की संख्या 3 होती है। ऑप्शन नंबर 3 दूसरा वाला सही हो जाएगा। वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटता है क्या कहलाता है? अपचयी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। चर्मदाह या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B5 की कमी से होता है। कौन सा रोग? चर्मदाह या फिर पेलाग्रा रोग। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस चीज़ में? तो श्वसन में हीमोग्लोबिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में होता है बच्चों? सुक्रोज के रूप में होता है। मोस्ट वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर न्यूमेरिकल आ रखे हैं, न्यूमेरिकल के लिए मैंने अलग से वीडियो बना भी रखी है। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल एक जगह रखे हैं, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, चैप्टर वाइज भी मैंने पढ़ा रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु रखी हुई है दर्पण से सामने कितनी? 30 सेंटीमीटर दूरी पर। तो हमें यू दे रखा है कितना, और यू का मान हमेशा माइनस में दिया जाता है 30 सेंटीमीटर। वस्तु पर ही बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, यानी कि वी भी हो जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, फोकस दूरी का मान ज्ञात करना है। दर्पण है तो यहाँ लिख देंगे दर्पण सूत्र से। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है। v का मान क्या है? 1/30 माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, और u का मान भी 30 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बट्टे में दोनों के 30 है तो ऊपर -1 माइनस आ जाएगा, तो माइनस के 2/30 हो गया। काटोगे 2 एकम 2 पंजे 10, तो 1/f बराबर आ जाएगा माइनस का 1/15। तिरछे गुणा करेंगे, f का मान आ जाएगा 15 एकम 15 माइनस का। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, ये इससे सिद्ध भी हो रहा है। तो ये आपका आंसर परफेक्ट आ गया। तो f का मान क्या होगा? माइनस के 15 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है? 2f। सूत्र फोकस दूरी दे रखी है 40 लगा देंगे। अवतल दर्पण बोला है ना, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है और उत्तल की प्लस में होती है। तो ये -40 दूनी 80 माइनस के 80 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल वैसे मैंने एक वीडियो में करा रखे, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन, प्लेलिस्ट में लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोला गया है? कह रहे 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर उपयुक्त किरण आरेख बनाइए और प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ढेर सारे करा रखे, जिसके लिंक्स मिलेंगे आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये जो हेडलाइट्स नहीं, ये जो लाइट्स होती है ना साइड में, साइड मिरर्स जिसे बोला जाता है, ये उत्तल दर्पण के होते हैं। क्यों? देखो, वाहनों में ट्रक, बस, मोटर कार है ना, ड्राइविंग सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है।
जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बड़े दृष्टि क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों गाड़ियों के स्पष्ट व सीधे प्रतिबिंब आसानी से देख सकता है। जो उत्तल दर्पण होता है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, और बड़ा क्षेत्र घेरता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, इसी वजह से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। निम्नलिखित यौगिक के आयुपीएससी प्रणाली में नाम लिखिए। आयुपीएससी प्रणाली में नाम लिख रहा है पहले वाले का, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो ब्यूट सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन है। देखो सी के साथ 3 एच है, ऐसे दिखा भी देता हूँ। इसके साथ 2 एच है, ठीक है, इसके साथ भी 2 एच है, ठीक है, और इसके साथ 3 एच है, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है। 4 कार्बन पे क्या होता है? ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ऐसे ही देखो यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन पे एथ और लास्ट में ओ हो एच है तो ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, आराम से क्वेश्चन हो गया। अगले वाले पे आते हैं, कह रहे हैं मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। व्याख्या करनी है। इस नियम का अभिप्राय यह है कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक नियमित अंतराल के बाद उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। मेंडलीव ने उस समय ज्ञात 63 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में एक सारणी के रूप में श्रृंखलाबद्ध किया था। तो ये उसकी व्याख्या हो जाएगी। अब कह रहे हैं निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। मैंने पूर्ण करके लिखा हुआ है। CH3COH + C2H5OH सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में ये क्या देगा? एथिल एसीटेट, और पानी अलग कर देगा, जिसे हम एस्टर भी कहते हैं इसको। जैसे ये C2H5Br है, ये KOH है ना, जलीय विलयन में ये घुलकर क्या देगा? एथिल एल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। द्वि विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। देखो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारिक पदार्थों के अणुओं में 2 भिन्न आयन अथवा परमाणु समूह का एक दूसरे को प्रतिस्थापित करके उत्पादों का निर्माण होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण AgNO3 है और यह NaCl है, तो Ag के साथ क्या आ गया? Cl, तो ये बन गया AgCl, और Na के साथ क्या आ गया? NO3, अदला बदली हुई, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या हुआ? उदाहरण हुआ। अगला टॉपिक है संचारण क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। देखो, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं, ठीक है। जैसे लोहे की बनी वस्तुएं चमकदार होती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उन पर वस्तु पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, तांबे पर हरे रंग की परत दिखाई देती है यदि इन्हें वायु के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो, ठीक है। तो ये संचारण के उदाहरण है। उदाहरण, संचारण की प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है और एक यौगिक जलयोजित फेरिक ऑक्साइड बनता है, ये जंग है, ठीक है। जैसे ये लोहा है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है और थोड़ा बहुत पानी भी लग रहा है इसमें साथ, और ये आपका फेरिक ऑक्साइड बना देता है, जिसे जंग कहते हैं। इसे ही जंग लगना कहा जाता है। तो जंग का सूत्र रहेगा तो ये लिखेंगे Fe2O3.XH2, ठीक है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा ही वो है साबुनीकरण। देखो, साबुनीकरण क्या होता है? जब किसी तेल या वसा, जिसे ग्लिसरॉइड कहा जाता है, को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं तो तेल या वसा संगत अम्ल के सोडियम लवण तथा ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं साबुनीकरण। कैसे बनता है साबुन? देखो, तेल और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से साबुन प्राप्त होने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। इसको लेना है, इसमें NaOH मिलाएंगे, आपका ये और ये आपका साबुन बन गया। साबुन जल में विलय होते हैं, ये अत्यंत उपयोगी पदार्थ है। ये रिएक्शन रट लेना, ठीक है, लिख लिख के याद करना। इनकी स्वच्छीकारक क्रिया द्वारा यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं, ठीक है, कपड़े धोने के काम में आते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वह किसका पाचन करता है? तो लार में एमाइलेस नामक पाचक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा जैसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। देखिए, स्टार्च
जटिल अणु होते हैं, हमारा स्लाइव और जो एमाइलेज होता है ना हमारे लार में, उसको वो सरल सरकार में बदल देता है, जो कि एक सरल अणु होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। परागण, परागण का एक नामांकित चित्र बनाइए। दिख रहा है, ये परागण है, ये मैंने अंग्रेजी में लिखा है, इसे कहते हैं एक्साइन, इसे कहते हैं इनिशियन, ये आपका गर्मोफोन है, ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म है। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। देखो, किसी जीव के कटे कायिक भाग से नए जीव का निर्माण पुनरुद्भवन कहलाता है। ठीक है, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होती है। ये विशिष्ट कोशिकाएं तीव्रता से गुणन कर बड़ी संख्या में कोशिकाएं बनाती हैं। अविभेदित कोशिकाओं के इस बड़े समूह से कोशिका अलग अलग कार्य हेतु विभेदित होने लगती हैं। ये सारे परिवर्तन एक सुव्यवस्थित क्रमानुसार संपन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइड्रा में प्लेनेरिया, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। पुनरुद्भवन क्या है, उसके एक नंबर मिलेंगे, दो एग्जाम्पल लिखोगे उसके आधे आधे नंबर। तो हर चीज़ की स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस है तो एफ का मान क्या होगा, -15 सेंटीमीटर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, यानी कि यू का, अच्छा, प्रतिबिंब दूर बनाता है, वी का मान दे रखा है। अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, वी का मान दे रखा है कितना, -10 सेंटीमीटर। तो आपको यू का मान नहीं दिया हुआ है, यू का मान निकालना है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी कि यू का मान निकालना है। लेंस सूत्र है तो लेंस सूत्र लगा देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है और ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। एफ का मान है -15, वी का मान दे रखा है -10 और यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, माइनस का यू 1/, इधर आके प्लस का हो गया और ये माइनस के इधर आके प्लस का हो गया। लॉस ऑफ हो गया, आ जाएगा 30, 10 3 30, 3 एकम 3, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, माइनस के 1/30, तिरछे गुणा करेंगे, यू एकम यू, 30 एकम 30, तो यू का मान माइनस के 30 सेंटीमीटर आ गया। और यू का मान हमेशा माइनस में ही आता है, यहाँ भी देखो माइनस में ही आया है, तो ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में क्या बोला है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो मनुष्य जो चश्मा लगाता है ना, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है, यानी कि यू हमें क्या दे रखा है, -25 सेंटीमीटर। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 है। ठीक है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की उस पर चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 है। देखो 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को वो देख सकता है। ठीक है ना, जो तो लेंस लगा रहा है वो कौन सा लेंस लगा रहा है, अवतल लेंस लगा रहा है। ठीक है, तो एफ का मान क्या हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, बिना चश्मे के कितनी दूरी तक वो देख सकता है, यानी कि वी का मान निकालना है। ठीक है, लेंस सूत्र कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों, लेंस सूत्र लगेगा। लेंस सूत्र से 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। एफ का मान है -50, ठीक है, एफ का मान है -50 और 1/v, और यू का मान है -25, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, सो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का पहले से ही है। लॉस ऑफ आ जाएगा 50, 25 दूनी 50, 2 एकम 2, 50 एकम 50, 1 एकम 1, यहाँ से आ गया माइनस का 3/50। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो कितना में मिलेगा, पलट दो, v बराबर v/1, ये हो जाएगा -50/3। ठीक है, तो बिना चश्मा लगाए -50/3 अगर भाग देते हो तो इतना सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो, वो यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, तो बच्चों न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सारे न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज करा रखे हैं, 1 शॉर्ट वीडियोस बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़े नंबर पे आता है, 4 नंबर में। कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान इतना है, ये द्रव्यमान दे रखा है, यानी कि ये m है,
आवेश, ठीक है, आवेश यानी कि क्यू दे रखा है, इतना कूलम है। एक्स अक्ष के समांतर 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड वेग से, यानी कि ये वी दे रखा है, गति करता हुआ जेड अक्ष के समांतर कार्यरत इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बी दे रखा है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल, त्वरण और बल की दिशा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर बल निकालना है तो बल सूत्र क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल की बतानी है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन में ढंग से पढ़े, जेड एक्स के समांतर, देखो जेड एक्स के समानांतर है एक्स वाई जेड, तो जेड एक्स के जब समांतर ये सभी आपस में लंबवत होते हैं तो कोण कितना है हमारे पास, कोण हमारे पास 90 डिग्री है। तो मान रख दो यार सबका, क्यू का मान है 1.6 × 10⁻⁻19, वी का मान कितना दे रखा है 3 × 10⁻6, और बी का मान है 0.3, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, ठीक है। चूंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1, रखोगे किसी भी संख्या को 1 से गुणा करें वही रहेगा। 16×3 = 48, 48 × 3, ठीक है, 144.2 स्थान के बाद, और 10⁻6 और 10⁻19, तो -19 में प्लस का 6 जोड़ोगे तो 10⁻−13 बचेगा। बल का मात्रक न्यूटन, ये पहला आंसर है। अगर दूसरे वाले पार्ट में आपको त्वरण निकालना है, ए बराबर क्या होता है F/m, F बराबर ma होता है ना, तो ए बराबर F/m हो जाएगा। F बराबर क्या होता है ma, तो यहाँ से ए बराबर क्या हो गया F/m। F का मान है 1.44 × 10⁻−13 अभी आपने निकाला, और m का मान प्रश्न में दे रखा है कितना 9 × 10⁻31, 9 से भाग दोगे इधर, तो देखो सबसे पहले 1.44 बट्टे में 9 और 10⁻13 और -31 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +31, ठीक है। 1.44 भागा में 9, 31 में 13 जोड़ो और घटाओ, देखो 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा 8, और 2 में से 1 गया 1, प्लस के 18, ठीक है। अब इसको तुम भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.16 × 10⁻18। सार्थक में बदलना है तो दशमलव में 1 हमेशा एक स्थान के बाद लगाना होता है, तो 1.6 बनाने के लिए हमें 10 से भाग देना पड़ेगा, 10 से भाग नहीं 10 से हाँ 10 से भाग देंगे तो 10 से गुणा करना होगा, 10 से जब गुणा करेंगे ना तब पीछे आएगा, और 10 से जब गुणा करेंगे तो मुझे 10 से भाग भी देना होगा ना, 10 से गुणा करूँगा तो 10 के स्थान पीछे आ जाएगा, और भाग दूंगा तो एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इसकी, इतना। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मात्रक जरूर लिखना, नहीं लिखोगे उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है कि अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा दें तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कह रहे हैं 2 ओम 3 ओम, हम पहले दे रखा है दिया है करके लिख देता हूँ, हमें 3 प्रतिरोध दे रखे हैं ना, तो R1 हमें दे रखा है 2 ओम, R2 हमें दे रखा है 3 ओम, और R3 हमें दे रखा है बच्चों 5 ओम, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तीनों को आप सीधा सीधा जोड़ दो, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा परिपथ का कितना 2, सबको आपस में जोड़ दो 2 10 प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोधों का परिपथ का 10 प्रतिरोध, ठीक है। फिर हमें क्या बोला है, और परिपथ में धारा, देखो देखो अगर मैं आपको इसको समझाऊँ ना, चित्र बना के दिखाऊँ तो आपको ना सर्किट जो दे रखा है, सर्किट भी बना के दिखा देता हूँ। जो 30 वोल्ट दे रखा है, ये 30 वोल्ट है, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 5 ओम, इस तरीके का परिपथ है। तो इस परिपथ में धारा कितनी बह रही है, ठीक है, इस परिपथ में धारा कितनी बह रही है वो निकालेंगे, पर इसलिए परिपथ की धारा सूत्र I बराबर क्या होता है,
देखो आप जानते हैं V बराबर क्या होता है आई आर, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो परिपथ में विभवांतर कितना दे देगा टोटल 30 और R कितना मिला 10, तो I का मान कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। ये परिपथ में प्रवाहित क्या है धारा है। अब हमसे प्रश्न में ये बोला गया है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच इस पर कितना विभवांतर लग रहा है। तो यहाँ लिखेंगे R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, हमें I का मान पता नहीं था तो V1 निकालना, तो ये क्या हो जाएगा IR1। I का मान 3 है, R1 का मान कितना है 2, 3 से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही R2 का निकालोगे तो V2 बराबर क्या होगा IR2। I का मान 3 है, R2 का मान 3 है, 3 3 9 वोल्ट। ऐसे ही R3 का आ जाएगा, R3 पर प्रभावित विभवांतर V3 बराबर हो जाएगा IR3। I का मान 3 है और R3 का मान 5 3 15 वोल्ट। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे आवर्त सारणी में आवर्तता समूह को परिभाषित कीजिए। देखो आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को, जो इस तरीके की पंक्तियाँ होती है ना, उससे हम क्या कहते हैं आवर्त कहते हैं। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की जो संख्या है वो 1 से 7 तक होती है। प्रथम आवर्त जो होता है अति लघु आवर्त, जिसमें 2 तत्व होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, है ना। द्वितीय व तृतीय आवर्त में लघु आवर्त कहा जाता है दूसरे और तीसरे को, जिसमें 8 तत्व होते हैं। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। ठीक है, इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। और छठे तथा सातवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं, जिन्हें अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। अगला आता है ग्रुप। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर ऐसे लंबे लंबे जो होते हैं ना, ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह है। ठीक है, और समूह में तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है। कुछ अपवादों को छोड़कर एक समूह के तत्वों के गुण समान होते हैं। शून्य तत्व 8वें समूह को छोड़कर अन्य सभी को उपवर्गों में बांटा गया है। एक ही वर्ग में नीचे के तत्वों का परमाणु भार ऊपर के तत्वों के परमाणु भार से अधिक होता है, और प्रत्येक वर्ग या समूह की वर्ग संख्या अपनी विशिष्ट संयोजकता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया। सजातीय अपश्रेणी पर टिप्पणी लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी, हर साल आता है एग्जाम में। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है। इस तरीके की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर एग्जाम्पल, सिर्फ ये रिएक्शन लिख दो काम चल जाएगा। ये ZnO+C है, Zn+C है। देखो यहाँ O था, इसमें O नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये उपचयन हो रहा है। और ये कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, तो कार्बन का क्या हो रहा है उपचयन हो रहा है। अब आ जाओ सजातीय श्रेणी। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिकों के अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो और जिसके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो और जिसके 2 क्रमागत सदस्यों के अणुओं के बीच में CH2 का अंतर हो। किसका अंतर हो? CH2 का अंतर हो, उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, विशेषताएं क्या होती हैं? किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का एक सामान्य सूत्र होता है, जैसे एल्केन। एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। जैसे एल्कीन, ठीक है, क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन CnH2n-2। इस तरीके का सामान्य सूत्र होता है। किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक जैसी विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, और किसी सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणधर्म और उनके अणुभार की वृद्धि के साथ क्रम से घटते या बढ़ते हैं। और सजातीय श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। कुछ प्रमुख सजातीय श्रेणी जैसे हैं एल्कीन श्रेणी, ये सूत्र मैं बता चुका हूँ, जैसे CH4 C2H6। एल्कीन श्रेणी CnH2n, ठीक है, C2H6 C3H6। और एल्काइन CnH2n फॉर्मूला होता है -2 CH2 C2H2 C3H4। ठीक है, एग्जाम्पल हमने दे दिया। अब आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या विशेषताएं हैं वो बताइए। तो तत्वों के सरल अध्ययन में उपयोग। पहली विशेषता तो यह है, आवर्त सारणी में किसी तत्व विशेष का अध्ययन करने से ही उस वर्ग के तत्वों का अध्ययन सरल हो जाता है। परमाणु भार ज्ञात करने में उपयोग। कई तत्वों के गलत परमाणु भारों को सही करने में मेंडलीव की आवर्त सारणी उपयोगी सिद्ध हुई।
जैसे बेरिलियम का परमाणु भार जो कि 13.5 माना जाता था, लेकिन इसका सही परमाणु भार जो कि 9 निकला। मेंडलीव द्वारा सही किया गया। नए तत्वों की खोज में उपयोगी हुई। मेंडलीव ने अपने मूल सारणी में नए तत्वों की खोज के लिए कई सारे रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। ये रिक्त स्थान उन तत्वों से संबंधित थे जिनकी खोज तब तक नहीं हुई थी। बाद में जब इन नए तत्वों की खोज हुई तो ज्ञात हुआ कि इनके गुण मेंडलीव द्वारा वर्णित गुणों के लगभग समान हैं। जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से नए तत्वों की खोज और अनुसंधान में बहुत ज़्यादा सहायता मिली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक संकरण और द्विसंकरण से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा संकरण जिसमें एक समय में केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। एक संकर संकरण में एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा में संकरण को एक संकर कहते हैं। जैसे शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के बीच क्रॉस कराने में 2 पीढ़ी में 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा प्राप्त होता है। यह एक संकर अनुपात होता है। इसमें शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने के बीच क्रॉस कराई जाती है। ये तो शुद्ध लंबे या फिर शुद्ध छोटे, ये नहीं कि छोटा बड़ा। द्विसंकर में क्या होता है? ऐसा संकरण जिसमें एक साथ 2 लक्षणों वाले की वंशागति का अध्ययन किया जाता है द्विसंकरण कहलाता है। द्विसंकर संकरण कहलाता है। उदाहरण, माना पहला चयनित लक्षण बीज आकार का है और इस लक्षण के 2 विकल्पी रूप गोल बीज और झुर्रीदार बीज है। आकार में हमने गोल भी ले लिया, झुर्रीदार भी ले लिया। दूसरा लक्षण पौधे की लंबाई है। एक पौधा लंबा ले लिया और एक पौधा बौना ले लिया, और इनके बीच हम क्या करा रहे हैं? संकरण करा रहे हैं। तो ये द्विसंकरण हो जाएगा। लिंग, ठीक है। सहलग्न रोग क्या है? किन्हीं 2 लिंग सहलग्न रोगों के नाम बताइए। देखो, प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है। उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण और उनकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। कुछ रोग इन लिंग गुणसूत्रों के जीन्स में होते हैं जिन्हें लिंग सहलग्न रोग कहते हैं, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। लिंग निर्धारण जीन जो कि लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, पुरुषों में यह XY होता है 23वां जोड़ा, और स्त्रियों में XX 23वां जोड़ा होता है। अगर कुछ रोग इन लिंग गुणसूत्र पर निर्भर होते हैं तो वह रोग माता पिता से उनके बच्चों में भी चले जाते हैं। ठीक है। अधिकांश लिंग निर्धारण जीन लिंग X गुणसूत्र पर स्थित होते हैं जो X सहलग्नता बनाते हैं। मनुष्य में 2 महत्वपूर्ण लिंग सहलग्न रोग हैं, एक है हीमोफीलिया और एक है वर्णांधता। हीमोफीलिया रोग में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता और रुधिर बहता रहता है, और रुधिर स्राव के कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। हीमोफिलिन का लक्षण X गुणसूत्र पर स्थित होता है। दूसरा है वर्णांधता, जिसमें मनुष्य को लाल रंग एवं हरे रंग का अंतर नहीं पता चलता। इसे लाल हरा अंधापन या प्रोटोन दोष भी कहते हैं। इसका जीन X गुणसूत्र पर स्थित होता है। ठीक है, 2 रोग भी मैंने बता दिए। अब आता है अगला, दोहरा संचरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हृदय के विभिन्न कोष्ठों में रक्त बहाव से यह ज्ञात होता है कि रक्त दाएं निलय से फेफड़ों में और फेफड़ों से पुनः बाएं आलिंद में और बाएं आलिंद से बाएं निलय में और बाएं निलय से पूरे शरीर में होता है। शरीर से यह पुनः दाएं आलिंद में पहुंचकर फिर से दाएं निलय से पहुंच जाता है, और इस प्रकार रक्त का एक चक्र पूर्ण होता है। इसे दोहरा रक्त परिसंचरण कहा जाता है। रक्त द्वारा परिवहन का एक चक्र पूरा करने में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। इसे ही दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो, दोहरे परिसंचरण के लिए 4 कोष्ठी हृदय आवश्यक होता है। इसमें हृदय के दाईं ओर का अशुद्ध रक्त बाईं ओर के शुद्ध रक्त से मिश्रित नहीं होता। फुफ्फुसीय पल्मोनरी परिवहन, इस परिवहन पथ में दाहिने निलय के संकुचन से उसमें भरा अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनियों द्वारा शुद्धिकरण के लिए पहुंचता है, और फेफड़ों से शुद्ध रुधिर एक जोड़ी फुफ्फुस शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में पहुंचता है। उसके बाद दैहिक या स्टेमिक परिवहन, इस परिवहन पथ में बाएं निलय की संकुचन से, ये चित्र बना देना, रुधिर दैहिक महाधमनी से होता हुआ धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, और शिराओं द्वारा एकत्रित अशुद्ध रुधिर अग्र एवं पश्चिम महाशिराओं द्वारा हृदय के दाहिनी आलिंद में पहुंचता है, और इस प्रकार मनुष्य के रुधिर 2 बार हृदय से गुजरते हैं।
ठीक है, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आप पूछा जा रहा है, अब स्पेशली ये बहुत एग्जाम में आता है हर साल, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? परिवार नियोजन की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। परिवार नियोजन क्या होता है? परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन, अच्छा रहन सहन रख सकेगा। परिवार में बच्चों को भरपेट खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, उचित शिक्षा मिलेगी और स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल होगी। परिवार नियोजन की दो विधियाँ होती हैं, अस्थायी विधि और स्थायी विधि। अस्थायी विधियों में आपका निरोध आ जाता है, लूप आ जाता है, आत्मसंयम हो जाता है, स्त्रियों का सुरक्षित काल हो जाता है। ठीक है, देखो स्त्रियों का सुरक्षित मतलब जब आप सेक्स कर सकते हो, मासिक धर्म के एक सप्ताह पूर्व एक सप्ताह बाद का समय सुरक्षित काल माना जाता है। इस समय में गर्भधारण की संभावनाएं कम रहती हैं। ठीक है, निरोध का प्रयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है, इससे गर्भधारण नहीं होता। अस्पतालों में परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्त्रियों को लूप लगाने की भी अवस्था होती है। पुरुष का स्त्री के साथ केवल सुरक्षित काल में लैंगिक संपर्क हो और इसे कहा जाता है आत्मसंयम। ठीक है, और स्थायी विधि क्या है? पुरुष का ऑपरेशन, जैसे शुक्र नलिका का, यह बहुत ही साधारण सा ऑपरेशन होता है इस, ठीक है, और महिला का ऑपरेशन होता है, इसमें अंड नलिका को काट कर बांध दिया जाता है। ठीक है, ये स्थायी विधि है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? एक लंबे सीधे धारावाहिक चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर में हर साल आता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार एक चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। सन 1820 में ओस्टेड ने अपने प्रयोगों द्वारा यह पता लगाया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जैसे जितनी विद्युत धारा बढ़ाई जाएगी चुंबकीय क्षेत्र भी उतना बढ़ेगा, और चालक के बिंदु के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जितनी दूरी बढ़ाई जाएगी उनके बीच की उतना विद्युत क्षेत्र कम होगा। ठीक है, ये इन बातों पर निर्भर करता है। अब हमें फिल्म के दाएं हाथ की हथेली का नियम लिखना है। अगर हम अपने दाएं हाथ की पूरी तरह 3 उंगली है, ये अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा, तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैला दे तो जो अंगूठा होता है धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, अंगुली जो होती है, ठीक है, ये वाला तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, और ये जो बीच वाला होता है हथेली के लंबवत चुंबकीय बल की दिशा को बताता है, ये वाला, इसे ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो हर साल आएगा वो होता है विद्युत मोटर या विद्युत जनित्र, आना ही आना है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। कह रहे विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? इसकी रचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी कार्य विधि समझाइए और विद्युत मोटर का उपयोग लिखिए। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत यह इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र, ये कुंडली है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार निर्धारित की जाती है, और ये बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। ये इसका सिद्धांत है। देखो ये रचना आपको लिखनी है। ठीक है, रचना आप बनाओगे, कार्य विधि भी आपको ज़रूर लिखनी है। रचना में ये प्रॉपर बना लेना। देखो ये ब्रुश है, ये आपका विभक्त वलय है, ये ठीक है, ये आर्मेचर है, ये चुंबक है। तो क्षेत्र चुंबक होता है, ये एक शक्तिशाली चुंबक होता है, ये क्षेत्र चुंबक है। ठीक है, जिसके 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। आर्मेचर लगा होता है, यह तांबे के तार की, ये हमारा आर्मेचर है, तांबे के तार की होती है, और इसको इसके बीच में रखा जाता है। विभक्त वलय है ये, जैसे विभक्त वलय और ब्रुश का क्या कार्य है ये भी पूछा जाता है। यह पीतल का एक छल्ला होता है, ये जो 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, इधर इतना और इधर इतना। कुंडली का एक सिरा वलय के एक भाग से दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा होता है। इन भागों को पृथक पृथक 2 कार्बन के ब्रुश से जोड़ के रखते हैं। इन ब्रुशों का संबंध एक बैटरी से भी होता है। ये वाला ब्रुश इधर से इसमें जुड़ेगा और ये इधर से इसमें। एक ब्रुश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है और दूसरे ब्रुश से बाहर निकलती है। ठीक है,
कार्यविधि क्या है? अब देखिए, कार्यविधि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कार्यविधि पढ़ने के लिए। समझना, देखो यहाँ से जब बैटरी से कुंडली में, इस बैटरी से ना कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली की भुजा ए बी, ये जो भुजा ए बी है ना, इस पर एक बल नीचे की ओर कार्य करता है, और ये जैसे नीचे आता है ये ऊपर आ जाता है, ये वाला। और भुजा सी डी पर एक ऊपर की बल कार्य करता है, एक नीचे की ओर कार्य कर एक ऊपर की ओर, और तो इसमें एक बल युग्म बन जाता है। इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण कुंडली बाईं तरफ दिशा में घूमने लगती है, और कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे जो विभक्त बलाएं होती है ये घूमने लगी है, और इसके साथ यहाँ पर विभक्त बलाएं लगे हैं ये भी घूमने लगते हैं। परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं पुरुष से कुंडली से जुड़ा रहता है, और ऋण ध्रुव दाएं पुरुष से कुंडली से जुड़ा रहता है, अतः कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है। उपयोग क्या है इसका? वैद्युत मोटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में होता है। इसके द्वारा बिजली के पंखे, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि चलाए जाते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। पुमंग और जायंग में अंतर बताइए, दोनों के कार्य समझाइए, परागण एवं निषेचन में विभेद भी कीजिए। 7 नंबर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुमंग क्या होता है? यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। इसकी प्रत्येक इकाई 2 पुंकेसर कहते हैं। प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश होता है, और परागकोश के अंदर नर युग्मक या परागण बनते हैं, और परागण के में एक सूत्री नर केंद्रक होता है। ये पुमंग है। जायंग या स्त्री केसर क्या होता है? यह पुष्प का मादा जनन भाग होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को अंडप या कार्पेल कहते हैं, और कार्पेल का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय होता है, जिसमें बीजांड होता है। प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है, और बीजांड में मादा युग्मक का अंड बनता है। बीजांड से बीज बनता है, और अंडाशय से फल बनता है। स्त्री केसर के मध्य का लंबा भाग वर्तिका और शीर्ष वर्तिकाग्र कहलाता है। ये देखिए, ठीक है, ये चित्र बनाना है आपको। ठीक है, और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, फटाफट। कई सारे पुंकेसर से मिलकर बनता है। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग। पुंकेसर में परागकोश के अंदर युग्मक बनते हैं जिन्हें नर केंद्रक कहते हैं। ठीक है, और जायंग पुष्प का मादा जनन भाग है। ये तो मैंने उसी कुछ पार्ट में ही बता दिया। फिर बोला गया कि परागण और निषेचन में क्या अंतर है। परागकोश में बने परागण उसी जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और निषेचन में नर तथा मादा युग्मकों का संयोग होता है। परागण के लिए अनेक प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, कीट, जल आदि। और निषेचन के लिए यह क्रिया पराग नलिका के अंडाशय में प्रवेश तथा बीजांड में प्रवेश द्वार द्वारा होती है, अतः किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह क्रिया पहले होनी आवश्यक है, और यह क्रिया परागण के बिना नहीं हो सकता। तो ये मेन अंतर है परागण और निषेचन में। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक संकर क्रॉस के द्वारा मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए, और इससे प्राप्त पीढ़ी जीन रूप का लक्षण भी बताइए। हर साल आता है एग्जाम में। तो पृथक्करण नियम क्या है मेंडल का? इस नियम के अनुसार प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण या कारक युग्मों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं, और प्रत्येक युग्म के 2 विपर्यासी कारकों में से एक ही कारक होता है, और युग्मज में कारक पुनः साथ साथ आ जाते हैं, किंतु ये समाप्त नहीं होते और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इस नियम से स्पष्ट है कि प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी गुणों के जीन्स में मिश्रण नहीं होता। इसकी व्याख्या कर लिए, ये लंबा पौधा, ये बौना पौधा है। लंबे पौधे का कैपिटल टी, बौने पौधे का स्मॉल टी मिलकर क्या बनाएंगे? सभी लंबे पौधे बनाएंगे। ठीक है, और ये आपको लिख देना है, ये चित्र बना देना। ठीक है, देखो व्याख्या है। इस प्रयोग के लिए मेंडल ने एक शुद्ध लंबे और एक शुद्ध बौने पौधे को चुना। दोनों पौधे के शुद्ध वंशानुक्रम थे, एक शुद्ध लंबा है, एक छोटा है। कैपिटल टी में दोनों जीन्स लंबे और दूसरे वाले में दोनों छोटे थे। इन दोनों पौधे के बीच संकरण कराने पर जो पौधे प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुए वे सभी लंबे थे, जबकि लंबाई का गुण प्रभावी और बौनेपन का गुण अप्रभावी था। देखो ये किया, शुद्ध लंबा पौधा मिला हमें। यद्यपि इन सभी पौधों में दोनों प्रकार के जीन उपस्थित थे। प्रथम पीढ़ी के लंबे पौधे के बीच परागण से द्वितीय पीढ़ी प्राप्त होती है। इस पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे,
F2 पीढ़ी में केवल 75% पौधे लंबे और 25% पौधे बौने पाए जाते हैं। इस प्रकार F2 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी स्वरूप के दोनों पौधों का जो अनुपात होता है 3:1 पाया जाता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। ये देखिए, 100 परागण के पश्चात F2 पीढ़ी में मेंडल को मटर के 4 पौधे प्राप्त हुए, जिनमें से ये है शुद्ध लंबा, संकर लंबा, शुद्ध बौना, और इनका जो अनुपात है वो 1:1। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पेपर है मैंने सॉल्व कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर है और कह सकते हैं यही टाइप के क्वेश्चन आपको 27 फरवरी को देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो वायरल प्रश्न है, वायरल पेपर है। प्लीज़ इसको हर जगह शेयर करें ताकि हर बच्चे को फ़ायदा मिले। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स एक बार ज़रूर चेक कर लें डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। जय हिंद।